अच्छा मेरे बच्चों, yesterday as you know that we had started with the periodic table. हम लोगों ने periodic table जो है वो start किया था, ठीक है? So today last time मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो total elements हैं they are almost 120 elements, जिनमें से 92 man-made है और 28 जो है वो 92 जो है वो नेचरली अकरिंग है और 28 जो है वो मैन मेड होते हैं। तो इतने एलिमेंट्स को याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया था मेरे बच्चों, दे अरेंज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है जी। तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले जो ट्राई की थी वो लॉ ऑफ ट्रायड्स बना था, मैंने आपको तक बताया था तीन तीन के ग्रुप्स, फिर लॉ ऑफ प्लेस बना था, फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, लेकिन उन सब में एम्फसाइज किस चीज पे किया हुआ था, एटॉमिक मास के ऊपर। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इट हैज बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर। हर एलिमेंट के साथ ये दो नंबर्स लिखे होते हैं जी, ठीक है। मसलन ये 2 और ये 4, एक छोटा नंबर होता है, उस छोटे नंबर को हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर, और ये जो बड़ा नंबर होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। हमने जो पिछले पीरियोडिक टेबल आपके पढ़े हैं, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में इंक्रीज के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था, ठीक है। बट दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मोस्टली इसको डिजाइन किया था और इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर, यानी हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है, इसका 2 है, यहाँ पे लिथियम आता है उसका 3 है, यहाँ पे हीलियम आता है उसका 4 है, यहाँ पे बोरोन आता है उसका 5 है, कार्बन आता है उसका 6 है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है उसका 7 है, ऑक्सीजन आता है उसका 8 है, उसके बाद आपका फ्लोरीन आता है उसका 9 है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का नियॉन आता है उसका 10 है, ठीक है। उसके बाद सोडियम आता है उसका 11 है। तो ये इस तरीके से आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है जी। तो मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। मोजले एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिजाइन किया था और इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इन मॉडर्न periodic table elements are arranged in order of increase in proton number, यानी प्रोटॉन नंबर में इंक्रीज के लिहाज से जो है वो एलिमेंट्स को मेरे बच्चों आप लोगों ने जो है वो अरेंज किया हुआ है। इज इट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद मेरे बच्चों इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इट? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है जी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम का मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये कॉलम होते हैं और ये वाली आपकी रोज होती हैं, ठीक है। इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो आपके ग्रुप्स होते हैं जी, ठीक है। सो वर्टिकल कॉलम्स इन periodic table are groups, ग्रुप्स हैं जी, ठीक है जी। अच्छा जी, कौन बताएगा जरा मुझे? सोहा, सोहा मेरे बच्चे मुझे देख के बता कि periodic table में टोटल कितने ग्रुप्स आ रहे हैं मुझे?
सर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। थैंक यू सो मच। जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 ग्रुप्स आ रहे हैं जी। ठीक है, तो टोटल ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल आपके 8 जो है वो ग्रुप्स हैं। और दूसरी चीज ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे बच्चों, किसी चीज का जो भी ग्रुप नंबर होता है उसका मतलब होता है कि उसमें उतने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर मैं कहता हूं ग्रुप नंबर 4 कामरान कोहर, ग्रुप नंबर 4 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे बॉय? सर 4 होंगे। 4 होंगे। यानी ग्रुप नंबर जो होता है, ग्रुप number, it is going to indicate the valence shell electrons। यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी अगर ग्रुप नंबर 4 है तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेहा सलमान आप बताओ बेटे, if the group number is 2 how much valence shell electrons are present? 7। I'm asking about group number 2। ग्रुप नंबर 2 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटे? ग्रुप नंबर का मतलब ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 2 है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? दोबारा से बताओ। आई डोंट नो सर। बेटे ग्रुप नंबर 2 है तो 2 का मतलब इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। नेहा, जो ग्रुप नंबर है उतने उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। नेहा आप बताओ ग्रुप नंबर 5 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। 5 यानी ग्रुप नंबर इज गोइंग टू इंडिकेट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, चलिए जी, मुझे कौन बताएगा बता? अली भट्ट बताएगा। है मेरे प्यारे और अली भट्ट, ये बता ये एलिमेंट एक्स है, मैं आपसे जी सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ये इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6 में आ रहा है। यू गॉट इट? ठीक है जी, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। और टोटल आपके ग्रुप्स जो है वो 8 होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है मेरे बच्चों, आपकी ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो ये रोज होती है, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को जो है वो हम लोग पीरियड्स का नाम देते हैं। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं। और पीरियड नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल्स। यानी एक चीज अगर पीरियड नंबर 3 में आ रही है तो उसमें 3 शेल्स होंगे। ठीक है जी, यानी उसके अंदर 3 शेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हॉरिजॉन्टल रोज, दे आर कॉल्ड एज द पीरियड्स, उनको पीरियड्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, और टोटल पीरियड्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में दे आर 7। ठीक है जी, और पीरियड का जो नंबर होता है इट इज गोइंग टू शो यू द नंबर ऑफ शेल्स। वो नंबर ऑफ शेल्स को जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक है, चलिए जी, मेरा क्वेश्चन है मरियम। मरियम अभी क्या? यस सर। Mariam, I'm asking you about an element present up here. This is element Y. Can you please tell me that how much valence shell electrons are present in element Y and how much shells are present in element Y? Yes, Mariam. Which one? I'm asking you that how valence shell electrons are present in element Y and how much shells are present in element Y? 3। 3 shells हैं और इसके valence shell में electrons कितने हैं Mariam? 5। Thank you so much, my dear. ये ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसका पीरियड नंबर 3 है, ये थर्ड में आ रहा है, तो इसमें टोटल शेल्स जो है वो 3 होते हैं।
यू गॉट इट? यहां तक सबको समझ लग रही है बच्चों? उसके बाद अगली चीज पे आ जाए। अगली चीज जो है मेरे बच्चों, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमें कैसे पता चलता है? ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो ग्रुप नंबर 3 है, इसके एक एलिमेंट के नीचे लाइन लगा दें इस तरह करके। ग्रुप नंबर 4 के दो एलिमेंट्स के नीचे लाइन लगा दें, इसके 3 एलिमेंट्स के नीचे लाइन लगा दें, इसके 4 एलिमेंट्स के नीचे लाइन लगा दें, और इन सब लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दें इस तरह करके, लाइक दैट। तो ये आपके पास क्या चीज बन गई है? ये एक स्टेयरकेस बन गई है, एक सीढ़ी बन गई है। ठीक है जी? तो ये जो सीढ़ी है, इसके नीचे ये जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, all these elements they are called as the metals। इनको हम लोग मेटल्स का नाम देते हैं। और इसके ऊपर ये जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनको मेरे बच्चों हम लोग नॉन मेटल्स का जो है वो नाम देते हैं। ठीक है जी? तो दूसरी चीज जो है, यानी एलिमेंट्स अंडर द स्टेयरकेस के नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे ये आपके जो है वो मेटल्स हैं, और स्टेयरकेस के ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे ये आपके नॉन मेटल्स होते हैं। यू गॉट इट? तो इसकी नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लीजिए, ये आपकी थर्ड थी। सो एलिमेंट्स बिलो staircase जी, कितने एलिमेंट्स ऊपर होते हैं? सिर्फ आखिरी एलिमेंट बचा होता है बस। एलिमेंट्स बिलो staircase आर metals and 70% of elements in periodic table are metals। ठीक है जी? और नंबर 5 पे आपका है जी एलिमेंट्स बिलो staircase, सॉरी बिलो नहीं, above, elements above staircase are non-metals and 30% elements in staircase are non-metals। ठीक है बच्चों? तो हमने 4 बातें अभी तक पढ़ी है। पहली चीज, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसको अरेंज किया हुआ है आपने इन द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर में इंक्रीज के लिहाज से इसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर का एक ही मतलब होता है। दूसरी चीज, इसमें जो ऊपर से लेकर नीचे तक के कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स कहते हैं, और टोटल 8 ग्रुप्स होती है। और ग्रुप नंबर का मतलब भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है जी? और हॉरिजॉन्टल रोज जो आपकी होती है इस तरीके से, दे आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। और पीरियड नंबर जो है मेरे बच्चों, इट इज गोइंग टू शो यू द नंबर ऑफ शेल्स। वो नंबर ऑफ शेल्स को जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक है जी? और स्टेयरकेस बना होता है ग्रुप 3 के एक एलिमेंट के नीचे लाइन, ग्रुप 4 के दो एलिमेंट के नीचे लाइन, ग्रुप 5 के 3 एलिमेंट के नीचे लाइन, और ग्रुप 6 के 4 एलिमेंट्स के नीचे लाइन, और इन सबको ज्वाइन कर देंगे एक सीढ़ी बन जाएगी स्टेयरकेस। स्टेयरकेस के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दीस आर मेटल्स, और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल दीस आर कॉल्ड एज द नॉन मेटल्स। ठीक है जी? 70% एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, और 30% एलिमेंट्स आपके जो है वो नॉन मेटल्स हैं। इज इट क्लियर? सुफियान, आज तो बोल नहीं रहा भाई। यस सर, क्लियर है। आज तो सोया? मेटलॉइड्स कहाँ होंगे? जी बेटे? नहीं सर, सोया नहीं, जाग रहा। सर मेटलॉइड्स कहाँ होंगे?
सॉरी, फिर मेटलॉइड्स कहाँ पे होंगे? क्या कहाँ पे होंगे बेटे? मेटलॉइड्स बताता हूँ। अच्छा जी, अगली और आखिरी चीज मेरे बच्चों, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एक एलिमेंट जो स्टेयरकेस के बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, ये एलिमेंट्स, ठीक है जी, ये जो बिल्कुल स्टेयरकेस के साथ साथ जुड़े हुए हैं ऊपर और नीचे, ठीक है जी, these elements are called as the metalloids, इनको metalloids कहते हैं। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होती है कि जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। सो कीप रिमेंबर, ये आपके जो स्टेयरकेस के साथ अटैच हुए एलिमेंट्स हैं, दे आर ओनली मेटलॉइड्स, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में मसलन एक चीज है वो रूम टेम्परेचर पे आपको मेटल लग रही है, टेम्परेचर बढ़ा दो 50 डिग्री सेल्सियस कर दो तो वो चीज नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करना शुरू हो जाती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है जी। तो नंबर 6 लिख लीजिए, एलिमेंट्स attached with staircase are metalloids, ठीक है जी। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि these elements shows the properties of both metals and non-metals under different conditions, ठीक है जी। यानी डिफरेंट कंडीशंस में मेरे प्यारे बच्चों ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं जी। यू गॉट इट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रुप में और पीरियड में वो कैसे कैसे चेंज होती हैं जी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान के साथ जरा सुनते जाइएगा। पहली चीज आपकी है अक्रॉस द पीरियड। पीरियड का मतलब किस तरीके से आप लोग मूव कर रहे हैं, इस तरह, ये इस तरह मूव कर रहे हैं क्रॉस द पीरियड। और ग्रुप का मतलब है इस तरीके से ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, ये मतलब है। तो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है जी। सबसे पहली चीज कोई मुझे बताएगा कि व्हाट हैपेंस टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इफ यू मूव अक्रॉस द पीरियड, कोई मुझे बताएगा। इंक्रीज कर जाता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पीरियड के क्रॉस मूव करोगे, ठीक है, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये चीजें मेटल्स हैं, मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग होती है
और मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो अक्रॉस द पीरियड स्ट्रांग होती जाती है। ये फोर्थ ग्रुप वाली चीज जो है ये आपकी मैक्रोमोलेक्यूल होती है। मैक्रोमोलेक्यूल का मतलब होता है कि इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद ये नॉन मेटल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। तो ग्रुप 4 तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases across period up to group 4 and then decreases। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया जी। ग्रुप में आ जाए। ग्रुप में दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक तो मेटल का ग्रुप है और एक नॉन मेटल का ग्रुप है। तो दोनों केसेस में व्हाट वुड हैपन? ठीक है जी, ये मेटल का ग्रुप है, ये आपकी मेटल्स है सारी चीजें, ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स है सारी की सारी चीजें, ये वाली आपकी चीजें नॉन मेटल्स हैं। ये सपोज करें कि ग्रुप 7 है, ये नॉन मेटल है। तो मेटल में अगर आप नीचे की तरफ मूव करेंगे मेरे बच्चों, तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा आपका? मेटल्स में नीचे की तरफ मूव करेंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। फिर क्या होती है, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग। और मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है? ये पॉजिटिव आयंस होते हैं और बीच में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लाइक दैट। ठीक है, नीचे की तरफ मूव होगे तो पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ता जाएगा इस तरीके से, ये पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है। तो जितने बड़े साइज का आपका पॉजिटिव आयन होता जाएगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के सी के साथ कम होती चली जाएगी। ये मेटल का स्ट्रक्चर है, इसमें ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये चीज आपकी पॉजिटिव आयन है। मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बीच में ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का एक समंदर होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, इसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप आते जाएंगे तो एटम का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, बड़े साइज का जो पॉजिटिव आयन है उसकी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से मेरे बच्चों मेटालिक बॉन्डिंग आपकी वीक होती जाएगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है जी, मेटल्स के केस में, जबकि नॉन मेटल्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जी डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो ये दो तरह की चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई मेटल का ग्रुप होगा तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होगा क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो रही है। नॉन मेटल का ग्रुप है तो उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है जी, उसकी क्या रीजन होती है कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, हम सिर्फ ट्रेंड पढ़ रहे हैं। तो पहला ट्रेंड हमने पढ़े, अक्रॉस द पीरियड मूव करोगे, पीरियड के क्रॉस तो मेल्टिंग पॉइंट 4 तक बढ़ेगा और उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप में अगर आप पढ़ोगे तो मेटल का जो ग्रुप है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करता है, नॉन मेटल्स का जो ग्रुप है उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। यहां तक समझ लगी है सबको गाइस? जी सर। जी सर। अच्छा जी, ये पहला पॉइंट है जी, जी जी डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं, मेटल्स का नॉन मेटल्स का। अच्छा जी, अगली चीज आपकी है रिएक्टिविटी।
अच्छा जी, अगर आप अक्रॉस का पीरियड मूव करेंगे तो आपकी चीजें जो हैं वो लेस रिएक्टिव होती चली जाएंगी, यानी ये चीज ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कम तो 4 तक जो है वो डिक्रीज करेगी रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद रिएक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी decreases up to group 4 and then increases up to group 7। ठीक है जी, ग्रुप 7 तक जो है ये इंक्रीज करती है जी। यू गॉट इट। और यहां पे आ जाए जी रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी मेटल्स में और नॉन मेटल्स में ये डिफरेंट होती है जी। ठीक है जी, मेटल्स जो होती हैं उनकी रिएक्टिविटी डाउन का ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है, यानी इंक्रीजेस, और नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन का ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है जी, ये ट्रेंड याद रखिए जी। रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाएंगे तो ग्रुप 4 तक डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी। मेटल्स के ग्रुप में रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, नॉन मेटल्स का ग्रुप जो है ये एंड वाले नॉन मेटल्स के ग्रुप में रिएक्टिविटी डाउन का ग्रुप डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, मैं यहां पे एलिमेंट्स दे रहा हूं डिफरेंट, और यहां पे भी एलिमेंट दे रहा हूं। जी, मेरा क्वेश्चन है किससे, बख्तावर, बख्तावर बेटे इजी होके बताना है मुझे, बता कि ग्रुप 1 में से कौन सी चीज ज्यादा रिएक्टिव है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनमें से कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है? सर लिथियम। लिथियम। ये मेटल्स, मेटल्स का ग्रुप है, मेटल्स में रिएक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज। इंक्रीज। तो बेटा ये इंक्रीज करेगी ना, ये फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जी। हमें लगी है। और सुफियान को बता, अगर ये ग्रुप 7 हो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है भाई? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें रिएक्टिविटी डाउन का ग्रुप डिक्रीज होती है, यानी ये नीचे वाली चीज लेस रिएक्टिव है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है जी। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। जी इफ्रा, मैं तुम्हें 2 एलिमेंट्स दे रहा हूं, मुझे बता कि इनमें से कौन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। जी सर। एक है सोडियम और एक है रुबिडियम। ग्रुप 1 में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? सर रुबीडियम। रुबिडियम, जो चीज नीचे होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है जी, चलिए जी अली जहांगीर, बेटे तू बता, ये ग्रुप 7 में से 2 एलिमेंट दे रहा हूं तुझे मैं, एक ब्रोमीन और एक एस्टाटिन, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? अली जहांगीर, बोल दो यार। मिसम जहीर, यस सर। ब्रोमीन और एस्टाटिन, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है बॉय? ब्रोमीन सर। ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने पहले बताया कि नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, नीचे वाली चीजें कम रिएक्टिव होती हैं। तो ये दो आपने चीजें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है जी, और अगली प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। जी रेडी है? बोल दो यार। आपका नेट ड्रॉप हो जाता, सॉरी, आपका नेट ड्रॉप हो जाता।
जी बेटे बता दूंगे। यस सर। अच्छा जी, अगली थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड अगर आप मूव करेंगे तो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, यानी इस तरीके से छोटे से छोटा होता चला जाएगा एटम का साइज अक्रॉस द पीरियड। जबकि अगर आप अक्रॉस डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो इसमें चाहे मेटल्स का ग्रुप हो चाहे नॉन मेटल्स का ग्रुप हो, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सर लेकिन सर आपने कहा था ग्रुप को तो मैक्रोमोलिक्यूल्स तो बड़ा इनका सिर्फ 4 फैक्टर्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं, मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब उसमें मिलियंस ऑफ एटम जुड़े हुए हैं, ये मतलब है उसका। वो भी उसको डिस्कस करूंगा ना बाद में, ठीक है जी। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता चला जाता है, यानी इस तरीके से ये बड़े से बड़ा होता चला जाएगा, इंक्रीज करेगा, चाहे वो मेटल्स हो और चाहे नॉन मेटल्स हो, दोनों केसेस में। तो मैंने आपको अभी तक तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई है मेरे बच्चों। पहला मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अक्रॉस द पीरियड पहले इंक्रीज करता है ग्रुप 4 तक और फिर डिक्रीज करता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में मेटल्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, नॉन मेटल्स में इंक्रीज करता है। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको बताई है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो है अक्रॉस द ग्रुप पहले डिक्रीज करती है और फिर इंक्रीज करती है, जबकि मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है और नॉन मेटल्स में डिक्रीज करती है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के केस में डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।